नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हमारे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था काल विभाजन और नामकरण जो अध्याय है उसमें हमने कंप्लीट कर लिया था। काल विभाजन और नामकरण की क्या आवश्यकता है, काल विभाजन नामकरण के क्या आधार हैं, काल विभाजन में और नामकरण में हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, काल विभाजन और नामकरण के विभिन्न प्रयास किन किन इतिहासकारों ने काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया। फिर जिन भी इतिहासकारों ने काल विभाजन नामकरण का प्रयास किया उन्होंने अपने विभाजन में उनके लिए क्या क्या मत दिए। आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक युग के विभिन्न कालखंड और उनका नामकरण। तो दोस्तों आज हम ये चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे, आधुनिक युग के विभिन्न कालखंड और नामकरण। तो चलो दोस्तों आगे पढ़ते हैं। आधुनिक युग के विभिन्न कालखंड और उनके नामकरण में सबसे पहले आता है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग की शुरुआत मानी जाती है 1868 से। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं 1843 से, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं 1900 से, फिर बच्चन सिंह हुए उन्हें 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसके आधार पे बोला कि नहीं, आधुनिक युग की शुरुआत 1857 से होनी चाहिए। लेकिन 1868 माना गया ये रामविलास शर्मा के हिसाब से। क्यों माना? क्योंकि भारतेंदु जी ने 1868 में कवि वचन सुधा नाम की मासिक पत्रिका का संपादन किया था। उसके आधार पर माना गया है कि आधुनिक युग की शुरुआत 1868 से मानी चाहिए और 1900 तक चला। अब वैसे तो 1885 में भारतेंदु जी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनके नेतृत्व में जो प्रवृत्ति सक्रिय थी वो आगे भी रही और किसी नई प्रवृत्ति का उन्मेष नहीं हुआ था। तो 1885 में भारतेंदु जी की मृत्यु हो जाने के बाद भी 1900 तक भारतेंदु युग ही माना गया। अब भारतेंदु युग को भारतेंदु युग नाम क्यों दिया गया? जो पहले ही युग चल रहा था वही क्यों नहीं? क्यों, ऐसा क्या अलग हुआ कि उसको भारतेंदु युग नाम दिया गया? तो साहित्य को पहली बार राष्ट्र चेतना और आम जनता से जोड़ा है। पहले जो साहित्य लिखा करते थे वो राजाओं महाराजाओं, भक्ति काल हुआ तो भक्ति काल में भगवान के ऊपर, देवताओं के ऊपर उनकी भक्ति के बारे में लिखा है। तो आम जनता को राष्ट्र चेतना से पहली बार जोड़ा गया, वो है भारतेंदु युग में। भारतेंदु जी ने किस शैली का प्रयोग किया? नाटक, प्रहसन, मुक्तक विधा की शैली अपनाई। तो भारतेंदु युग को देख के उनको अपना लीडर मान के या उनका अनुसरण करके और भी कई लेखकों ने इस तरह की रचनाएं की। इनमें प्रमुख लेखक थे प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन तथा बालकृष्ण भट्ट। ऐसे तो बहुत सारे लेखक हुए, पर हम मुख्य रूप से 2-3 लेखकों का नाम याद रखेंगे ताकि एग्ज़ाम में हम अगर व्याख्यात्मक सवाल आएंगे तो हम कुछ लिख सकते हैं। भारतेंदु युग के बाद आया द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में भारतेंदु युग से क्या अलग हुआ? सबसे पहले तो 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला था। तो उधर हमने लिखा है 1903 तक भारतेंदु युग था और 1930 में तो द्विवेदी युग की शुरुआत 1900 से ही मानी जाती है। और 1903 में यहाँ हमें ध्यान रखना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो पहले इतिहासकार थे वो थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो उन द्विवेदी जी को इन द्विवेदी जी के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। ये जो द्विवेदी युग है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे है, ना कि जो इतिहासकार हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उनके नाम पे। फिर भारतेंदु युग से क्या अलग हुआ? भारतेंदु युग के व्यंग्य की बजाय यहाँ पे सीधी और सरल भाषा का इस्तेमाल किया गया। पहली बार स्त्री की समस्या तथा किसान जीवन की समस्या का प्रमुखता से चित्रण हुआ था, इसलिए इसको द्विवेदी युग नाम दिया गया, क्योंकि द्विवेदी प्रमुख साहित्यकार थे ही। तथा इस द्विवेदी युग के और कौन कौन से लेखक प्रमुख हुए हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे लेखक हुए हैं, पर हम 2-3 लेखकों का नाम याद रखेंगे। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध तथा अध्यापक पूर्ण सिंह। तो भारतेंदु युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया। उसके बाद आता है छायावाद। तो छायावाद की शुरुआत मानी जाती है 1918 से और कब तक माना जाता है? 1936 तक। 1936 तक क्यों माना जाता है? क्योंकि 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी, तो इसलिए इसका छायावाद का अंतिम समय 1936 माना जाता है। अब छायावाद है क्या? तो नामवर सिंह के अनुसार छायावाद हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की काव्यधारा है जिसमें स्वच्छंदता से अभिव्यक्ति हुई है। ये स्वच्छंदता से अभिव्यक्ति हुई, इसमें बहुत सारे और भी लेखक थे, प्रसाद, निराला, पंत महादेवी जी, कई हुए जिन्होंने स्वच्छंदता से अपनी कलम चलाई है। तो नामवर सिंह के अनुसार छायावाद हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की काव्यधारा है जिसमें स्वच्छंदता से अभिव्यक्ति हुई है। शुक्ल जी मानते हैं कि बंगला में जो आध्यात्मिक प्रतीकवादी रचना की जाती थी उनको छायावाद कहा जाता था और उसके अनुसरण से हिंदी में भी यह नाम चल पड़ा।
मुकुटधर पांडे जी ने भी 1920 में श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 लेख लिखे। तो 1920 में लिखे, इससे ये सिद्ध होता है कि 1920 ईस्वी तक हिंदी में छायावाद नाम चल पड़ा था और उससे 2 साल पहले ही छायावाद की शुरुआत मानी जाती है। तो छायावाद 1918 से 1936, ये 3 पॉइंट हम छायावाद में लिख सकते हैं। तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद। छायावाद के बाद आता है उत्तर छायावाद। उत्तर छायावाद भी छायावाद ही है, क्योंकि छायावाद की अंतिम सीमा जैसे कि हमने पढ़ा 1936 है, यहाँ लिखा हुआ है। यद्यपि छायावाद की रचना सीमा 1936 ईस्वी मानी गई है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, 1930 और 31 के आसपास छायावाद के समानांतर कुछ अन्य प्रवृत्तियाँ मुखरता के साथ उभरी। अब अन्य प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी थी? हरिवंश राय बच्चन और नरेंद्र शर्मा की प्रेम और मस्ती वाली काव्यधारा, तथा रामधारी सिंह दिनकर और माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन की राष्ट्र और सांस्कृतिक काव्यधारा। तो जो छायावाद में जो साहित्य लिख रहा था उसके समानांतर कुछ और नई प्रवृत्तियों का उभार हुआ, इसलिए छायावाद के अंदर ही उत्तर छायावाद माना जाता है, क्योंकि छायावाद 1936 तक था। 1930-31 के आसपास कुछ अन्य प्रवृत्तियाँ उभरी, तो इसलिए हमने उनको नाम उत्तर छायावाद दे दिया। उत्तर छायावाद के बाद आता है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद की स्थापना हुई है 1936 में। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था 1936 तक है। 36 तक क्यों था? क्योंकि लेखक संघ की स्थापना हुई थी, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ। ये कैसे हुई? 1935 ईस्वी में E.M. फोस्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई थी पेरिस में। 1935 में E.M. फोस्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई थी पेरिस में। तो इसी से प्रभावित होकर मुल्कराज आनंद तथा सज्जाद जाहिर ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। कब की? 1936 में। इसलिए प्रगतिवाद का जो समयकाल है वो 1936 से माना जाता है। इसका पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। सभापति थे प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। और प्रगतिवाद को प्रगतिवाद क्यों कहा जाता है? प्रगतिवाद का उत्प्रेरक तत्व था मार्क्सवादी विचारधारा। अब मार्क्सवादी विचारधारा में क्या होता है, जो पूंजीवादी शक्तियाँ होती है उसको शोषक के रूप में दिखाया जाता है, तथा जो सर्वहारा, जो कि जनता मान सकते हैं, उसको शोषित के रूप में दिखाया जाता है, जिसके बीच में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। और जो प्रगतिवाद के जो लेखक रहते हैं वो जो शोषित हैं उनके पक्ष में अपनी लेखन करते हैं। तो प्रगतिवाद के जो मुख्य लेखक थे वो कौन कौन हुए? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन और मुक्तिबोध। तो प्रगतिवाद हमारा खत्म होता है। प्रगतिवाद के बाद आता है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद का काल कहाँ से माना जाता है? 1936 से तो प्रगतिवाद शुरू हुआ था, तो 1943 तक प्रगतिवाद माना जाता है। 1943 से प्रयोगवाद शुरू होता है। प्रयोगवाद क्यों शुरू होता है? अज्ञेय ने संपादन किया था तार सप्तक कविता संग्रह का। तार सप्तक कविता संग्रह में उन्होंने कई कविताएं लिखी। और प्रयोगवाद का नाम प्रयोगवाद क्यों दिया गया? क्योंकि अज्ञेय ने माना है कि प्रयोग कविता का मुख्य ध्येय है। वो मानते हैं कि कविता कभी भी अपना पूर्ण रूप नहीं लेती, कविता में हमेशा नए नए प्रयोग होते रहने चाहिए। ये मानकर इसको प्रयोगवाद नाम दिया गया। तो अज्ञेय ने माना है कि प्रयोग कविता का मुख्य ध्येय है। प्रयोगवाद का मुख्य जोर बदली हुई परिस्थितियों में संप्रेषण की समस्या पर था। प्रयोगवादी कविता का मुख्य स्वर व्यक्तिक चेतना थी। 1950 ईस्वी के आसपास प्रयोगवाद के बीच में से ही नई कविता का जन्म हुआ। तो प्रयोगवाद में 3-4 ही पॉइंट हैं। 1943 से इसका शुरू हुआ। अज्ञेय ने संपादन किया था तार सप्तक कविता संग्रह का, जिसे प्रयोगवाद का आरंभ मानते हैं। अज्ञेय ने कविता में प्रयोग का मुख्य ध्येय माना है, मतलब कविता में हमेशा नए नए प्रयोग होते रहने चाहिए। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रयोगवाद है वो व्यक्तिक चेतना थी, क्योंकि आगे जो आएगा वो इसके बाद हम समझ सकेंगे। व्यक्तिक चेतना को मैंने इतना जोर देके क्यों बता रहा हूँ मैं आपको। और प्रयोगवाद में से ही 1950 में प्रयोगवाद के बीच में से नई कविता निकली। तो प्रयोगवाद के बाद आता है नई कविता। नई कविता की शुरुआत, जैसे मैंने बताया 1950 में नई कविता निकली, तो नई कविता की शुरुआत माना जाता है 1950 ईस्वी से। तो प्रयोगवाद में जिस व्यक्तिक चेतना को अपनाया था, हमने यहाँ बात की व्यक्तिक चेतना, प्रयोगवाद कविता का मुख्य ध्येय था, व्यक्तिक चेतना थी। प्रयोगवाद में जिस व्यक्तिक चेतना को अपनाया था उस पर सामाजिक चेतना का दबाव बढ़ने लगा और इनका एक मिला जुला स्वरूप उभरने लगा। इसलिए आगे नई कविता नाम चल पड़ा। नई कविता में एक और प्रगतिशील धारा के मुक्तिबोध थे,
तो दूसरी ओर आधुनिक दृष्टिकोण के धर्मवीर भारती और विजयदेव नारायण साहनी थे। तो नई कविता में खाली हमें इतना ही लिखना है कि 1925 प्रयोगवाद से ही नई कविता का जन्म हुआ था, क्योंकि तरह तरह के प्रयोग होते थे, तो तरह तरह के प्रयोग में नई कविता भी निकली। और प्रयोगवाद में जिस व्यक्तिक चेतना को अपनाया था उस पर सामाजिक चेतना का दबाव बढ़ा और इस तरह से उसका एक मिला जुला जो रूप निकला उसको हमने नई कविता नाम दिया। नई कविता में एक और प्रगतिशील धारा के लेखक थे मुक्तिबोध, तो दूसरी ओर आधुनिक दृष्टिकोण के धर्मवीर भारती और विजयदेव नारायण शाही थे। तो दोस्तों आधुनिक काल के लगभग सभी कंप्लीट हो गए विभिन्न कालखंड, जैसे कि हमने बताया 7 थे। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, उत्तर छायावाद भी छायावाद के अंदर ही है, उत्तर छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और फिर नई कविता। और उसके बाद नई कविता और 1950 से शुरू हुआ, उसके बाद आती है साठोत्तरी कविता। साठोत्तरी कविता क्या है? 1962 के आसपास अराजकता और मोह भंग को लेके जो कविताएं हुई उनको हमने दिया साठोत्तरी, क्योंकि 1960 के बाद की है तो उसके नाम से उसका नाम पड़ गया साठोत्तरी कविता। और समकालीन काल क्या है? समकालीन काल अभी जो काम चल रहा है, जिसमें मुख्य चलते हैं सांप्रदायिकता का प्रतिरोध, भूमंडलीकरण से उत्पन्न नई चुनौतियों का प्रतिरोध। इस दौर में दलित विमर्श और स्त्री विमर्श है वो भी साहित्य में प्रमुख रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा आधुनिक युग के विभिन्न कालखंड और उनके नामकरण कंप्लीट होता है। तो जो हमारा ये चैप्टर है काल विभाजन नामकरण पूरा खत्म होता है। अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।